तो टोटल बी कितना आ जाएगा 45 और 5 दूना 10। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सिर्फ 42 दिन बाकी हैं आपके एग्जाम्स को और मॉक टेस्ट से अच्छा अपनी तैयारी को परखने का और तरीका क्या हो सकता है। तो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है जहां हम रोजाना आपके लिए मॉक टेस्ट एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रोजाना लेकर आ रहे हैं। अब इस टेस्ट की कड़ी में आज हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है, ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो कहां से हैं, 2D 3D लाइंस एंड एंगल से हैं, आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जहां पे कहता है इन द गिवन फिगर एंगल EBC इज इक्वल टू 25 डिग्री। दिए गए चित्र में एंगल कोण ABC बराबर 25 डिग्री है। EBC ये 25 डिग्री है। BAC ये 35 डिग्री है और AED ये कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। और तो आपको क्या निकालना है, एंगल ABC ये पूरा का पूरा एंगल प्लस EAD ये वाला एंगल प्लस ADE ये वाला एंगल निकालना है। ये तीनों एंगल्स का सम निकालना है, योग निकालना है। अब आप एक चीज ये बताओ हमको, ये ट्रायंगल नहीं है AED, ये AED ट्रायंगल है जिसमें से ये 80 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों का सम योग कितना निकल आएगा। तो आप कहेंगे सर ये भी कोई बात है, ये 180 होता है ट्रायंगल का सम योग, जिसमें से ये 80 हो गया तो इन दोनों का सम योग कितना आ जाएगा, 100 नहीं आ जाएगा, 100 डिग्री। तभी तो 100 डिग्री प्लस 180 टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। ABC की वैल्यू बस जाननी है हमको, EAD प्लस ADE, EAD ADE इन दोनों का तो आ गया सम। हमको ABC की वैल्यू यदि पता चल जाए ना तो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ABC कौन है, ABC ये पूरा का पूरा एंगल। सर किसी तरीके से यदि हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो उसमें हम 25 ऐड कर देंगे, हमको ABC पूरा का पूरा निकल आएगा। अब देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख नहीं रहा, ये वाला ट्रायंगल ABE इनमें इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इन दोनों का तीसरा एंगल ये है, ट्रायंगल में ये तीनों एंगल हैं, इसका बाह्य कोण तो ये है, ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर, योग के बराबर। ये 80 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर, सम के बराबर। 35 में कितना जोड़ा जाए कि 80 डिग्री हो जाए, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री जोड़ दो ना। 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, 35 दूना 70 और 10 80, तो ये 45 आ गया। ये 45 आ गया तो टोटल B कितना आ जाएगा, 45 प्लस 25 70 डिग्री नहीं आ गया, ये 70 डिग्री आ गया। तो अब ये बताओ सबका सम कितना आ गया, 170 डिग्री आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है, कोई भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन x बाय y,
मानते हैं ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। इसका अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% बढ़ गया 20%, तो कितना हो गया, न्यूमरेटर 120 हो गया। और हर डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, हर 5% घट जाता है, 5% घट जाता है तो 95 हो जाता है। तो नए भिन्न का मान, ये जो नया भिन्न है इसका मान, इसकी वैल्यू हो जाती है 5/2। तो कहता है मूल भिन्न निकालो। मूल भिन्न मतलब x/y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। 5/2 ये है, ये 95 ऊपर गया और 120 नीचे आ गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 5 चौक 20। कितना आ गया, ये तो 95 से नहीं कट रहा, कितना आ गया, 95/48 किसकी वैल्यू आ गई, x/y की। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है, जयपुर से चल रही है, कहाँ चल रही है, दिल्ली चल रही है। तो जयपुर से, ये जयपुर है, यहाँ से दिल्ली चल रही है, ठीक है सर। सुबह 10 बजे चलती है, यहाँ से ये 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुँच जाती है। ये ट्रेन ना 3 बजे दिल्ली पहुँच रही है, 3 बजे, 3 बजे पहुँच रही है मतलब दोपहर के 3 बजे पहुँच रही होगी, मानते हैं। चलो ठीक है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है, जो दूसरी ट्रेन है ना वो दिल्ली से 11 बजे चल रही है, 11 बजे चलती है इस तरफ और 6 बजे जयपुर पहुंच जा रही है, 6 बजे जयपुर पहुंच जा रही है। ये बताओ, ये वाली ट्रेन निकली, ये वाली ट्रेन को जाने में कितना घंटा लग गया, तो आप कहेंगे सर इस ट्रेन को घंटा लग गया 3, 2, 5 घंटे। तो जयपुर से जो निकली है उसको कितने घंटे लगे हैं, 5 घंटे टाइम। और जो ट्रेन निकली है दिल्ली से उसको कितना, 6 और 1 7 घंटे लगे हैं, 7 घंटे। चलो इतना तो कंफर्म हो गया। मिलने का समय ज्ञात करना है, कब मिल रहे हैं ये, तो हमको ये पता है। देखो ध्यान दो, जब भी मिले होंगे, जब भी मिले होंगे ये दोनों दूरी वही ट्रैवल कर रहे हैं, सेम दूरी ट्रैवल कर रहे हैं। ये जयपुर से दिल्ली, ये दिल्ली से जयपुर, दूरी तो दोनों सेम ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो d कांस्टेंट नहीं है, दोनों के लिए d क्या है, कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है भाई। हम कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ये भी उतनी ही दूरी चल रही है जितनी ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो टाइम में इंटरचेंज हो जाता है, या टाइम का रेशियो स्पीड में इंटरचेंज हो जाता है, ये कितना यूनिट, ये 7 यहाँ तो 5 यहाँ, कब ऐसा होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अब ये बताओ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये जानते हैं हम, बचपन से पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितना दूरी तय करेगी, स्पीड इनटू टाइम, 5 7 35, और ये भी कितना आया, 5 7 35। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि दोनों ना डिस्टेंस तो वही कवर कर रही हैं, 35 यूनिट 35 यूनिट कवर कर रही हैं। तो ये बताओ, ये 35 यूनिट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, 35 मानते हैं,
डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन उस 35 मिनट में भी क्या, 35 किलोमीटर भी क्या हो रहा है, ध्यान देना, 35 किलोमीटर या 35 यूनिट लें, जो भी लेना चाहें, इसको भी क्या हो रहा है, ये ट्रेन 10 बजे निकल गई है और ये कितने बजे निकली है, 11 बजे। तो ये 10 बजे निकल गई है ना, तो ये 1 घंटा अकेले चली है। अकेले चली है मतलब ये वाली ट्रेन 11 बजे निकली ना, तो 11 बजे तो ये यहाँ पहुँच गई होगी। ये वाली ट्रेन 11 बजे यहाँ पहुँच गई होगी। 1 घंटा अकेले चली है, 1 घंटा अकेले चली है। स्पीड 1 घंटे में कितना चलती है, 7 यूनिट। कितना यूनिट चलती है 1 घंटे में, 7 यूनिट। 7 यूनिट चलती है। टोटल 35 में से 7 यूनिट ये यहीं कवर कर ली अकेले। तो ये डिस्टेंस बचा कितना, कितना आ गया, जिसको दोनों को कवर करना है। टोटल 35 में से 7 ये अकेले चल ली, तो ये बचा कितना है, 28 यूनिट ट्रैवल करना है दोनों को। ये ट्रेन जा रही है इस तरफ, ये ट्रेन जा रही है इस तरफ, दोनों की स्पीड तो जुड़ जाएगी ना, दोनों की स्पीड जुड़ नहीं जाएगी, आप बताओ। तो बिल्कुल सर जुड़ जाएगी। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर ये कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बाकी कितना है, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है कवर करने को। 28 किस स्पीड से चलेंगे, तो सर दोनों की स्पीड जुड़नी जाएगी। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 12 से डिवाइड किया, 12 दूना 24, 2 घंटे तो आ गए। प्लस 24 चला गया, 4 बचा है बटे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आया, 2 घंटे। 1/3 है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 मिनट का गुणा करते हैं, कितना आएगा, 3 दूना 6, 20, 2 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगी। ये यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, कितने मिनट बाद, 2 घंटे 20 मिनट बाद। कहाँ से, यहाँ से। इस यहाँ से चल रही है, टाइम क्या हुआ है, 11 बजे हैं। अभी कितना बजा है, 11। तो 11 बजे के बाद कितने देर बाद, 11 बजे से 2 घंटे 20 मिनट बाद, 11, 12, 13, 13 मतलब कितना बज गया, 1:20 बजे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1:20 पे ना क्या होगा, दोनों ट्रेन दिल्ली और जयपुर के बीच में एक दूसरे से मिलेंगी। अब क्योंकि हमने आपको एकदम धीरे धीरे बेसिक से प्यार से समझाया है, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, आप जल्दी से बना लेंगे यदि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी समूह में 125 विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है। 125 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 16.2 है। 40% विद्यार्थी लड़के हैं, 40% लड़के हैं। इसमें से 40% लड़के आ गए, 40% मतलब 2/5, 2/5 तो 25, 5 से डिवाइड किया 25, 25 दूना 50, 50 लड़के हैं। बॉयज़ कितने हैं, 50, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 75 लड़कियां हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 75। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। शेष लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है।
लड़कों की औसत आयु लड़कियों से 20% अधिक है। 20% अधिक है इसका मतलब 20%, 20 एकम 20, 20 पंचे, तो ये यदि 5 यूनिट हैं, 5x हैं, तो ये एक ज़्यादा कितना x हो जाएगा? 6x नहीं हो जाएगा? ये बताओ। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये बताओ 50 लड़कों की ये एवरेज है, एवरेज औसत आयु बोला है, और ये क्या है? नंबर। हम क्या जानते हैं? सम योग क्या होता है? सम क्या होता है? इन दोनों का गुणा। 5 छक्का 30 तो 300x प्लस ये कितना आएगा? 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37x। ये लड़कों की औसत आयु आ गई। औसत नहीं, लड़कों की आयु का योग। ये आ गई लड़कियों की आयु का योग। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितनी आयु है सब की, लड़कों और लड़कियों की जोड़ के, तो कितनी है? 125 बच्चों की आयु कितनी है? 16.2। तो योग कितना आ जाएगा? सम इन दोनों का गुणा। तो सर कितना आ जाएगा? 125 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 25 अट्ठे, 8 से डिवाइड किया, 8 दूनी 16 और दशमलव, अच्छा गुणाई कर लो, 125 गुणित 162/10। अब देखो कितना आया? 25, 5 दूना 10 आ गया, और 25 पंचे मतलब 16, 5 दूना 10, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 1 81, और 25 से गुणा कर लिया। 4 दूना 8 और 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, दोनों का गुणा किया तो 2025 आ रहा है। चलो ठीक है सर, दोनों का गुणा कर लिया ना तो 2025 आया। बहुत बढ़िया। देखो 3 3 6, 675x इज इक्वल टू 2025। ये कितना आएगा? 625 से डिवाइड कर लिया, x की वैल्यू कितनी? 2025 बटे 675। 25 दूना 50, 17 25 सत्ते, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, कितनी आ गई वैल्यू? 27 तिया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो लड़कों की औसत आयु ज्ञात करें कहता है। लड़कों की औसत आयु 6, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 आपका राइट आंसर है। चलो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई। देखो इसको गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी। हम क्या करते, कभी भी सॉल्व करते हैं ना तो यहीं पे सॉल्व मत किया करो। 125 गुणित कितना करना है? 16.2। तो देखो ये कितना आ गया, इनको जोड़ के 675x बराबर 125 गुणित 16.2, यहीं पे कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा? 25 दूना 25 सत्ते, 25 पंचे, इसको करोगे तो ये दशमलव हटा दिया आपने ना, तो बटे में कितना आ गया? 2 नहीं आ गया, 10 नहीं आ गया, और 5 दूना 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 27 तिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। यदि वो पूछता लड़कियों की औसत आयु कितनी है, तो लड़कियों का एवरेज कितना है? 5x, तो x की वैल्यू 3, तो 5 तिया क्या कहते हम? 15 कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का HCF और LCM इतना है। यदि संख्याओं का अनुपात इतना है तो दो संख्या में बड़ी संख्या। देखो सबसे पहला रूल याद रखो। रूल क्या कहता है? दो संख्या यदि हैं, उनका अनुपात दिया है।
अनुपात दिया है ना, तो पहली संख्या, ये संख्याएं निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस अनुपात के पद में, टर्म में HCF का गुणा कर लो तो पहली संख्या निकल गई। दूसरी संख्या निकालना है तो इसमें टर्म में HCF का गुणा कर लो। HCF है कितना, 8, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये बताओ पूछा क्या है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या 16 बड़ा है या 24, तो बड़ी संख्या 24 है। आंसर क्या आ गया, 24। कैसे करना है याद रखो, अनुपात में ना HCF का गुणा करते हैं तो संख्या निकल आती है। अनुपात में HCF का गुणा किया, संख्या आ गई, HCF तो 8 दिया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और रूल है बहुत सारे, 4 रूल हैं। हम HCF LCM आपको जब वीडियो लाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। और रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू HCF इज इक्वल टू LCM, मतलब अनुपातों का गुणा गुणित HCF बराबर LCM। अब ये सब जो है ना रूल, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें तो मालूम है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए अलग से एक वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं। LCM HCF का ही अगला वीडियो आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स हैं, इसमें x का मान ज्ञात करना है। कुछ भी तो नहीं दिया सर, आप ध्यान से देखेंगे, ये एरो दिया है ना, ये एरो दिया है ना, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। अब ध्यान दो, जब भी पैरेलल होते हैं, हमने क्या कहा है, पैरेलल होने पे क्या कहा है, पैरेलल होते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है भाई, कोई एक कॉमन लाइन दोनों को कट करे, कट या टच करे। इसको तो टच कर रही है, इसको ये कर रही है, दोनों को कोई कॉमन लाइन नहीं कर रही, तो इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऐसे बढ़ा दिया हमने, वो लाइन बढ़ा दी, तो अब देखो क्या होगा, ये लाइन बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी भी कोई कट या टच कर रही है क्या, आप कहेंगे नहीं सर कोई नहीं कर रही, तो अब कट या टच कराने के लिए हम ये लाइन बढ़ा देंगे, ये लो, ऐसा ऐसा बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दिया, देखो अब ध्यान से, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है ये बस याद रखो, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को छोड़ के कोई पैरेलल नहीं है। तो हमको ये नज़र आता है सर, ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, इसको कोई लाइन ऐसी कट कर रही है ना, ये वाला एंगल 120, तो ये भी 120 हो जाएगा, नहीं होगा, आप बताओ। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 120 हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन कट कर रही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 120 हो जाएगा। ये लाइन में ये एंगल 110 है, टोटल कितना डिग्री होता है 180, ये 110, तो ये 70 डिग्री नहीं हो जाएगा, आप बोलो। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताओ, ये चतुर्भुज दिखता है, ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, तो आप कहेंगे हाँ सर दिखता है। इन सभी का सम कितना होता है, हमने पूछा क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम बताइए, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप देखिए कितना है, 12 4 16, 160, 160 और 70 230। अभी बचा कितना है 360 के लिए, 230 तो ये तीनों हो गए, 130 नहीं बचा, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। अब सबको गिन लो, ये कितना 200 200 और 40
240 और 20 260 और 100 360 डिग्री हो गया। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 360 डिग्री हो गया। अब देखो हमको x का मान निकालना है ना, हम क्या कर रहे हैं, सारे एंगल्स को इधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 100 डिग्री है, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों? लाइन के एक तरफ के कोण 180 डिग्री होते हैं। अब ध्यान से देखना सर, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, इसमें इन दोनों का सम 130 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बाह्य कोण, आपको पता है रूल। क्यों बाह्य कोण? ये देखो ये x है, ये क्या निकाला अभी आपने, अभी निकाल लिया 80 डिग्री। ये x है और आपको ये आपने निकाला ये कितना डिग्री है, 130 डिग्री है। ये 130 डिग्री है। तो आप क्या जानते हैं, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है बाह्य कोण के कंसेप्ट से, एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट से। ये 80 है तो उसमें कितना जोड़ें कि 130 आ जाए, तो 80 में कितना ऐड करेंगे, 50 डिग्री ऐड करेंगे। आपका आंसर कितना आया, x का आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही एकदम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको रूल याद रखना है और अप्रोच याद रखना है। लाइन्स एंड एंगल्स का हमने MCQ वीडियो कराया है। जो बच्चे नए हैं या MCQ वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, एकदम उसको फॉलो कीजिए, गारंटी दे रहे हैं। YouTube में अभी तक ऐसा वीडियो, इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी आयत और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप समान है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया और ये आयत हो गया, आयत, इसके परिमाप समान है। अब हम क्या मानते हैं, ये A है तो ये भी A है तो ये भी A है। चलो, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। कोई भुजा है आयत की, वो त्रिभुज के भुजा के बराबर है, मतलब एक भुजा A है, दूसरी क्या है मानते हैं x, इसकी दूसरी भुजा क्या है x। अब ये बताओ इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ये जानते हैं ना, ये होता है आपका। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a, कितना आया, 2a प्लस 2x 3a, 3a में से 2a चला गया a, x इज इक्वल टू a बाय 2। तो ये वाली भुजा मान लो a है तो दूसरी भुजा क्या निकल आई, a बाय 2। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है तब आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब a स्क्वायर बाय 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बाय 4 a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट नहीं गया, ये इधर आया 2√3। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका सी आपका राइट आंसर है। ए नहीं, सी में मारा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 2√3। 4 इधर आएगा ना, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2√3 2:3, 2:3 ये क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सर्कल पर आधारित है। वृत्त की परिधि, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वृत्त की परिधि क्रमशः इतनी और इतनी है, 2 वृत्त हैं, उनकी परिधि इतनी है, तो मानते हैं
2 पाई r 88 एक वृत्त हो गया, तो दूसरा वृत्त है 2 पाई r, कैपिटल R मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 220। तो आपको कहता है उनके क्षेत्रफलों का अंतर, तो R निकाल लेते हैं ना, 2 गुणित 22/7, R की वैल्यू 88, और ये कितना है 22 दूना 44/7 इंटू R इज इक्वल टू 220। बहुत बढ़िया सर, 22 दूना 44, 44 दूना R, स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करेंगे, 22 दाहम 22 दूना 2 पंचे, R की वैल्यू कितनी आ गई 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है उनके क्षेत्रफलों का अंतर, सर्कल का रेडियस ये है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r², ये रेडियस है तो इसका क्षेत्रफल पाई r², दोनों का अंतर तो पाई के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं, तो पाई निकाल लेते हैं, 22/7 r², r मतलब 35 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अच्छा 35 का स्क्वायर कितना 1225, 14 का स्क्वायर कितना 196 इंटू 22/7, 22/7 तो ये आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो 25 और 4 29, 129। ये किसी से कटता है क्या, 7 5 12, सर 225 आया, तो ये कितना 5 और 6 चला गया ना, तो 5 और 1 6, 15 में 6 चला गया तो कितना आया 9, और ये 11 में 9 चला गया 2, और ये 1 में 1 चला गया 0, 129, 129 नहीं, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, सर 28, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 49, इसको 22 से गुणा कर दिया, कितना आया 7 दूनी 14, 14 और हासिल आया 1, 14 दूना 28 और 1 29, 294, 4 9 4 13, हासिल आया 1 9 10 12, 3234, 3234 ऑप्शन नंबर सी इसका ना राइट आंसर है। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, रेडियस निकाल के ना दोनों का डिफरेंस लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। PQRS वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। चलो इसको देखो, ये PQRS है एक वर्ग, इसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर ये है तो 20 सेंटीमीटर ये भी होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वर्ग है। PQRS ये लो, PQRS। अब ये कहता है वर्ग के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज बनते हैं। वर्ग के विपरीत को मिला दिया तो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज बन गए, ठीक है, 4 त्रिभुज बन गए। इन त्रिभुजों का परिमाप का योग क्या होगा ये कहता है। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप क्या होगी एक्चुअल में, ये वाला एक त्रिभुज है तो ये यहाँ से ऐसा ना, ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, एक त्रिभुज ऐसा है,
दूसरा त्रिभुज ऐसा है तीसरा त्रिभुज ये और चौथा त्रिभुज ऐसा नहीं हो गया। देखो अंदर में। अब क्या करना है आपको, इन सभी का क्या निकालना है, परिमाप। इन सभी का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है कितनी। तो आप जानते हो ये 20 है, ये 20 है, तो ये 20√2 निकल आएगा। हम जानते हैं ये 20 है, ये 20 है, तो ये कितना निकल आएगा, 20 तो 20√2। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तो आधा है ना, तो ये कितना निकल आया, 10√2। ये भी 10√2 और ये भी 10√2। हाँ सर, ये बात क्लियर है। तो ये बताओ एक की परिमाप कितनी निकल आई, ये 20, 10√2 तो 20 प्लस 20√2। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। इसकी परिमाप भी क्या निकल आई, 10√2 और ये 20 तो 20√2, 20 प्लस 20√2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ a कितना है, तो 4 भाग का तो वही होगा, क्या हम 4 से गुणा कर लें, तो 4 दूना 8 प्लस √2 है ना, 4 दूना 8 80√2, 80 प्लस 80√2, 80 प्लस 80√2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र O वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड में, केंद्र O वाले एक वृत्त, ये केंद्र O है, इसका केंद्र O है भाई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके वृत्त के लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब सेक्टर, इसमें ए बी जीवा है। ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये ऐसा हो गया, ये जीवा है, ए बी जीवा है। अब ठीक है भाई, और क्या कहता है, लघु चाप ए बी, ये ए है, ये बी है, लघु चाप ए बी पर ए और बी के मध्य एक बिंदु सी है। ए बी लघु चाप है, इनके बीच में एक बिंदु सी है, ये सी है। अब ए और बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु डी पर मिलती हैं। ए और बी पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ए से स्पर्श रेखा खींची गई है और यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है। ये मिल रही हैं बिंदु डी पर। ये कहां पे मिल रही हैं, बिंदु डी पर। यहाँ पे मिल रही है ना, ये क्या है, बिंदु डी है, ये डी पर मिल रही हैं। चलो सर, बहुत बढ़िया। ओ है, ओ से ये लघुचाप ए बी हो गया, ए बी में एक पॉइंट सी है, इस पर एक, बी पर एक स्पर्श रेखा, ए पर एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु डी पर मिल रही है। और यदि ए सी बी, ए से सी बी, ए सी बी, यदि ए सी और बी ये कोण 116 डिग्री है, ये वाला कोण दिया गया है 116 डिग्री। चलो
इसको हम अभी के लिए मिटा दे रहे हैं। 116 डिग्री। तो वो पूछता है ADB का माप कितना है। ADB का माप, इसका माप कितना है ये निकालना है। चलो अब देखो, आप सभी एक चीज जानते हैं, ये तो क्वेश्चन था, उसको हमने आपके सामने ड्रॉ किया। आप सभी एक चीज जानते हैं कि यहाँ से टेंजेंट से यदि सेंटर तक एक लाइन खींचते हैं वो रेडियस होती है, और वो कितनी डिग्री होती है, वो 90 डिग्री होती है। इधर से एक रेखा खींचेंगे वो भी 90 डिग्री होगी, टेंजेंट से रेडियस 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। चलो बहुत बढ़िया सर। अब देखो OBDA, आपको चतुर्भुज नहीं दिख रही, ये चतुर्भुज ध्यान दीजिएगा, देखते जाइएगा। हमको ये बताओ, यदि हमने कल आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है लास्ट MCQ में, देखिएगा, यदि यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचें और यहाँ से ऐसी रेखा खींच दिए तो क्या होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गए, चतुर्भुज नहीं बन गया, ये पॉइंट E है मान लो, तो EBCA, ACBE, ऐसा करो ACBE, ये चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या जानते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर नहीं, उनका योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये कितना डिग्री निकल आएगा, ये 116 ना, तो इसको कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 64 डिग्री। सर 64 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम कहेंगे बिल्कुल। अब देखो, हम क्या जानते हैं, ये त्रिज्याएं हैं, एक जीवा यहाँ से खींचे, दूसरी जीवा ऐसे खींच दिए, तो ये इसका डबल ये नहीं होता। आप कहेंगे बिल्कुल होता है, आप बहुत बार बता चुके हो। तो इसका डबल ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो केंद्र है, केंद्र में बनने वाला एंगल रेडियस से जीवा पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, तो इसका डबल, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 6 दूनी 12, 128, 4 दूना 8, 6 दूनी 12। हम कहेंगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 180 डिग्री हो गए, ये 128 डिग्री 128 डिग्री प्लस ये ADB भी जोड़ दिया, बराबर 360 डिग्री नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि चारों भुजाओं का योग ये 90 90 180, ये 128, तो ये इसको जोड़ दिया तो 360। टोटल कितना हो गया, 8 और 8 2 10 हासिल आई 1 2 2 3 1 2 3 2 और 1 3 प्लस ADB इज इक्वल टू 360। ये ADB कितना निकल आया, 360 में से 308 घटा दिया, 52 डिग्री इसका राइट आंसर है भाई, 52 डिग्री राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था क्या, हम कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता था। कैसे बना सकते थे, देखो, इसका ना हम एक फोटो ले लेते हैं, एक फिगर एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है,
चलो देखिए, ये तो आपका ओरिजिनल फिगर था, हम कहेंगे बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही। अब देखो, यदि हम इस फिगर में कुछ चेंज कर दें, ये तो ठीक है, पहले इस तरीके से बनाया हमने, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है। यदि हम इस फिगर में कुछ चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें सर? यदि ये वाला एंगल ना निकालें, देखो ध्यान से, दिखते जाना, समझते जाना, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा। देखिए, यदि ना हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल 116 है, ये इसका आधा नहीं हो जाएगा। आप देखो, ये सर्कल, ये क्या होता है, रेडियस पे बनने वाला कोण, दो रेडियस के बीच में बनने वाला कोण, उस रेडियस के एंड पॉइंट से जीवा यदि खींची गई है इसका डबल, तो रेडियस पे बनने वाला कोण इसका डबल नहीं हो जाएगा। तो ये 116 है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 11 दूना 22 और 1 23, कितना डिग्री आ गया, 23, 232। 360 में से 232 ये हो गया, 360 माइनस 232, 8 2 1, ये कितना आ गया, 128। देखो, ये 128 तो इतना सब नहीं करना था, डायरेक्ट ये इसका डबल, ये 360 में घटाया 128, ये 128, 90 90 ये हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। सॉल्यूशन आपका हो गया। बस, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, दोनों तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जा रही है, बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जा रही है, मतलब 10 से 9 हो गई, और ऊंचाई 20% बढ़ जा रही है, 20% मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गई, ऊंचाई बढ़ गई, 5 से 6 हो गई, तो इसके आयतन में, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो वैल्यू बताएगी नहीं, चेंज नहीं होगी, पाई तो सब में वही रहता है, तो आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच है तो 2 बार आर लिख लो, आर 10 से 9, 2 बार आर है ना, आर स्क्वायर तो 2 बार लिख लिया। प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, तो देखो 10 दहम 100, 100 पंचे 500, 9 निया 81, 6 एकम 6, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, सॉरी 8 छंग 48, कितने की कमी हो गई, 14 की। कहाँ से, 500 से, इंटू 100%, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, कमी हो रही है ना, तो इंक्रीज वृद्धि वाले नहीं आएंगे। कितने परसेंट की कमी, अब देखो 2.8, 1.8 नहीं आएगा, आंसर कितना आ गया, 2.8% की कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 60 डिस्क, डिस्क कैसी होती है सर, डिस्क होती है सर्कुलर। 60 डिस्क जिसमें से प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर और मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है, को एक के ऊपर एक रखा जाता है। सभी डिस्क को एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या होगा, एक डिस्क ऐसी रखी गई, आपको किनारे से दिखेगी, ऐसे ऐसा तो दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा। दूसरी डिस्क इसके ऊपर रखी गई,
तीसरी डिस्क फिर से रखी गई, फिर रखी गई डिस्क, फिर रखी गई, फिर रखी गई, ऐसी डिस्क रखते गए आप, तो क्या बन गया? एक सिलेंडर टाइप का नहीं बन गया? आप बताओ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखते गए, ऐसे 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 ना, तो ये सिलेंडर बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सिलेंडर, देखो बोल रहा है ना, लंब वृत्तीय बेलन निर्मित होता है। तो इसका आयतन मीटर क्यूब में निकालिए। तो आप क्या जानते हैं भाई? आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 21 तो डायमीटर है ना, तो 21/2 इंटू 21/2। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई कितनी है? एक डिस्क की 1/3 सेंटीमीटर, और कितनी डिस्क हैं? 60। एक की 1/3 तो कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है ना। सेंटीमीटर, और ये भी क्या आ गया? सेंटीमीटर में। अब देखो 7 तिया 21, 2 11 और 2 दाहम। चलो ठीक है। 21 तिया 63, 11 तिया 33, 11 छंग 66, 66 और 3 69, और ये 0 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया? इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको आंसर किस में पूछा है? मीटर क्यूब में पूछा है। अब ये बताओ, आपको मीटर क्यूब में आंसर पूछा है ना, तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए ये देखो, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर नहीं होते। तो आपको मीटर क्यूब में बदलना है, मीटर क्यूब में। तो इधर क्यूब लगाएंगे तो इस तरफ भी क्यूब लगाएंगे, तो 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इससे। 100⁻3 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। 100⁻3 बोलो या फिर 10⁻6 बोलो, बात एक ही है। 100⁻3 बोलो या 6 बोलो, 100⁻3 बोलो या 10⁻6 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि 10 के आगे 100 के आगे कितनी बार? 2, और ये 3 बार 100 लिखा है। या फिर 10 के आगे कितना शून्य? 1 2 3 4 5 6, तो 10 का कितनी बार गुणा? 6 बार गुणा, एक ही बात है। तो चलो हमको क्या करना है? अपॉन में 6930 इंटू 1/10⁻6 मीटर क्यूब। अब आपको ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया। ऑप्शन कैसे दिए गए हैं? ऐसे। तो चलो देखो ध्यान से, 6930 इंटू 10 इंटू 10⁻5 नहीं हो जाएगा, और 0 से 0 कट गया। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? 100 इंटू 10⁻3। देखो ध्यान से, 10 की घात 3 और 2, 3 2 5 और 1 6, 10 की घात 6, एक 0 से 0 कटा दिया। अब देखो ये 100 को ऊपर ले जाओगे, 6.93 इंटू 10⁻3 है ना, ऊपर जाता है माइनस साइन हो जाता है पावर, मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब सुनो, आपने जैसे ही यहाँ पे देखा 6903 ना, 6930,
ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 4.25 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपको क्या डायरेक्ट करना था? ये आपको डायरेक्ट आंसर मारना था। चलो, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने एकदम डिटेल में आपको समझा दिया। दूसरी बात ये है, आप यहीं से बना सकते हैं, मीटर में बदल लो। क्यों? 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 21 सेंटीमीटर में 21/100 मीटर। ये करके बना लेते 21/200 मीटर, 21/200 मीटर और 20 गुणित 1/100 मीटर, आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 3 वर्ष में इतने रुपए हो जा रही है, 3 वर्ष में प्रिंसिपल से अमाउंट 3 साल का कितना है? अच्छा, 3 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में कितना? 5.5 वर्ष में, 5.5 वर्ष में 5.5 वर्ष में कितना? 3087। 3 वर्ष में कितना? 2502। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2, 8 और 30 में से 25 गया 5। कितने साल में? 3.5 से कितने साल में गया है? 5.5। तो 2.5 साल का नहीं आया। 2.5 साल मतलब 5/2, 5/2 साल का इतना है। तो ये बताओ 3, 2, 5, 2.5 साल का इतना है। तो डिफरेंस कितना आया? 7 में से 2 गया, 5 आएगा ना। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 7 35, 5 कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 11 दूना 22 और 1 23। 1 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिला होगा? तो 468 ब्याज मिला होगा, या कहीं 3 साल में कितना मिला होगा? 1 साल का ब्याज इतना है, 3 साल में कितना मिला होगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल आई 1, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल आई 1, 3 दूना 6 और 1 7। 702 रुपये, 702 रुपये ब्याज मिला है यहाँ से यहाँ तक। 3 साल का है ना, 702 यहाँ से यहाँ तक मिला है। 702 घटा दिया तो 1800 रुपये प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज 234, प्रिंसिपल कितना है? 1800 इंटू 100%। 18 एकम 18, 3 2 5, 18 दूना 36, 18 तिया 54। 13% आपका राइट आंसर है। देखो ध्यान से सुनो, अब ये टाइप के क्वेश्चंस हमने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में एमसीक्यू के चैप्टर में ही पढ़ाया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई को एक वस्तु 12% की हानि पर बेचता है, वाई इसे जेड को 9% के लाभ पर बेचता है। यदि जेड इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी? देखो एक्स कितने परसेंट की हानि पर बेचता है? 12% हानि। 12% की हानि मतलब 88% में बेचा होगा। इसको लिया कौन? वाई। वाई ले लिया। अब वाई इसको 9% लाभ में, वाई बेचता है 9% लाभ में, मतलब 109% में। ये किसको बेच रहा है? जेड को ये बेच रहा है वाई। जेड इतने में खरीदा, इतने में खरीद लिया। रुपए में कितने में खरीदा है? 21,582। चलो 5 2 7 2 9 9 11 से कटेगा 11 8 11 एकम 11 11 निया 99 5 और 1 6 11 छंग 66 11 दूना 22। फिर 9 से कटेगा 6 2 8 और 1 9, लेकिन 9 तो यहाँ पे है नहीं। और किससे कटेगा? 109 से कटता है क्या? 109 एकम 109,
तो कितना 6 और 1 7 और ये आया कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18 9 3 27 9 42 9 छक्के 54 9 7 63 9 8 72 9 8 72 8 बार में कट जाएगा। चलो तो 8 से 8 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। लेकिन x ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी 11 8 88 ठीक है 109 एक कम 109। कुछ गड़बड़ हो रही है 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 11 8 88 8 बार गया ठीक है सर और 109 से कटाया तो कितनी बार जा रहा है 109 एक कम 109 बचा कितना 109 घटा दिया तो 87 बच गया और 109 8 हाँ 18 बार जाएगा ना 8 से 8 कटा दिया था हमने 18 बार जाएगा। अब देखो 4 दूना 8 4 25 चलो ठीक है 2 निया 18। अब ये उधर जाएगा तो कितना आएगा 25 निया 225 और ये 00 22,500 आ रहा है। थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ 18 की जगह हमने 8 ले लिया था और 8 से 8 कैंसिल हो गया था 18 आएगा। कितना आया x की वैल्यू 22,500। चलिए x ने इतने रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रेन 2 स्टेशनों P और Q के बीच यात्रा करने में इतने घंटे का समय लेती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के इतनी चाल से चले। सामान्य चाल ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड। स्पीड देखो रेशियो क्या आ रहा है 7 और 2 से चले। देखो नहीं समझ में आया सामान्य चाल 1 है मान लो इस चाल के 2/7 से चले। इससे चले मतलब 2/7 की स्पीड से चले। इस चाल का 2/7 मतलब 1 का 2/7 2/7 ही होगा। लेकिन हमको बटे में नहीं पसंद ना तो हम 7 इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 7 इधर ट्रांसफर किया तो 7 अनुपात कितना आ गया 2। तो अब डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं 7:2। चलो ये ओल्ड स्पीड थी ये न्यू स्पीड है तो इतने मिनट का समय लेती है। अब देखो इतने स्पीड में चल रही है टाइम क्या आएगा डिस्टेंस तो दोनों के लिए कांस्टेंट है तो टाइम कितना आएगा 2:7। ये इधर ट्रांसफ़र ये इधर ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं क्योंकि d कांस्टेंट है। जब पहले सामान्य चाल से चलती थी तो टाइम कितना लगाती थी 2 यूनिट और टाइम कितना लगाती थी 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे मतलब 60 मिनट 60 और 20 80 2 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 28 280 मिनट। तो क्या पूछता है अब PQ के बीच में नई स्पीड से चल रही है तो कितना समय लेगी इतना समय लेगी लेकिन वो घंटे में दिया है तो 60 से डिवाइड कर लेंगे। 6 चौक 24 24 सही 4/6 और 6 चौक 24 4 28। लेकिन आपको तो मिनट में भी चाहिए ना 60 से डिवाइड गुणा कर लो 60 दाहम 4 घंटे 40 मिनट 4 घंटे 40 मिनट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हो गई। 15% की वृद्धि हो गई। 15% की वृद्धि को हम क्या लिखते हैं 15% को सर 5 तिया
5 दूना, वृद्धि हो रही है तो 20 में 3 बढ़ रहा है, 20 से 3 बढ़ रहा है तो 23 हो जा रही है वैल्यू। सर 10% की वृद्धि हुई अगले साल, 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11 हो गई। फिर अगले साल 10% की कमी, 10 से 11 वृद्धि हुई थी, अब 10 से 9 हो गई क्योंकि 10% की कमी हो गई। तो कितना आया सर? इसको गुणा करेंगे ना तो ये आ जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 2 5 और 9 से गुणा कर लिया, 9 तिया 27, हासिल आई 2, 9 पंचे 45, 47 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22। ये कितना आ गया? 2000। पॉपुलेशन में कितने की वृद्धि हो गई? 277 की। कहाँ से? 2000 से, इंटू 100%। 00 से 00 कैंसल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक आया, 2 अट्ठे 16, 0.5/10 कितना आ गया? 13.85% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? आपके यूनिट 3 में आप देखेंगे मैथ्स 4 यूनिट में डिवाइड है ना, तो यूनिट 2 में, माफ कीजिएगा, यूनिट 1 में भी प्रतिशत है, यूनिट 2 में भी प्रतिशत है। यूनिट 2 में जो प्रतिशत आपको दिया गया है उसमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, मृत्यु, जन्म एवं ह्रास, ऐसा दिया गया है, मृत्यु एवं वृद्धि। तो इसको आपको अच्छे से करना है, जनसंख्या वाले प्रश्न। अब याद रखो, हमने परसेंट में जनसंख्या पे डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है पॉपुलेशन पे। थंबनेल में आप पॉपुलेशन देखेंगे, आपको दिख जाएगा, उसको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या में इतने की वृद्धि हुई, 67640। पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि। तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 9214। कितने की वृद्धि हो गई? 4 की, 7 4 11 और कितना सर? 11 में से 4 गया 7 और 91, 11 11 6 5 और ये 2 8 8 में से 7 गया 1, 1574 की वृद्धि हो रही है। ये बताओ, फीमेल में 15, मेल में 25, 15% तो इसमें भी हो रहा है ना, प्लस 10% कर लेते हैं, परसेंट ब्रेकअप मेथड, और ये 15, टोटल का 15% तो हो ही रहा है। इसका 15% कितना आएगा? 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90, 96 और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 और 9 114 और कितना आ गया? 1146। कितना आया? 14 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 428 किसकी वैल्यू आ गई? इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, 15% टोटल का 15% इतना आया। ये बचा कितना? 10%। और नंबर में, पॉपुलेशन में कितना बचा है? 428। 10% की वैल्यू 428, मेल के 10% की वैल्यू 428, तो पूरा का पूरा मेल कितना हो जाएगा? 100%, 4280। क्या पूछा है? तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच क्या निकालना है? अंतर। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पुरुष इतने हो गए, ये मेल हो गए, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी? दोनों का डिफरेंस 4 5 6 60 आ गया और ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया
3, 7 में से 4 गया 3, इन दोनों का डिफरेंस 22 और 7 2 9, 920 आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। परसेंट ब्रेकअप मेथड से बनाया है। दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसको x लिया तो ये कितना हो जाएगा 7640, x लिया तो ये कितना हो जाएगा 7640 माइनस x, ये बढ़ रहा है 25% प्लस ये बढ़ रहा है 15%, और कितना बढ़ गया 1574। x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 800 के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट। अंकित मूल्य MRP पर छूट मिल रही है। MRP यदि x है और बेच दिया y में, बराबर छूट है ना, तो दूसरी छूट भी वैसे ही होगी। तो x में खरीद MRP है तो y में बेच दिया। तो MRP में कितने की MRP में 800 की MRP में कितने में बेची गई 512। SP कितना है 512। कैसे निकालते हैं? इन दोनों का गुणा करके ये, इन दोनों का गुणा करके ये, इन दोनों का गुणा करके ये, तो x स्क्वायर बटे y स्क्वायर इज इक्वल टू 512, सॉरी x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा किया तो 800 आएगा ना, 800 बटे 512 किससे कट जाएगा? 800 से 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, x बाय वाई स्क्वायर इतना आ गया। तो x बाय वाई कितना आएगा 10 और 8, अंडर रूट 10 का 100 का अंडर रूट 10, 8 का अंडर रूट 8, 64 का अंडर रूट 8। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8, कितने की कमी 2 की, कहाँ से 10 से, इंटू 100%, कितना परसेंट आया 20%, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 5 व्यक्ति तंबू में रहते हैं। तंबू किस आकार का होता है? कोन के आकार का, कोन के आकार का, तो कोन का क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है भाई। अब आगे, प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल कैसा होगा तंबू का? तंबू के बेस का, क्योंकि व्यक्ति हवा में तो रहेंगे नहीं, जमीन में रहेंगे, और तंबू का जमीन आधार कैसा होता है? सर्कुलर, सर्कुलर होता है। एक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर, तो 5 व्यक्ति को 16 पंचे 80 मीटर स्क्वायर। ये एरिया चाहिए टोटल, टोटल इतना एरिया चाहिए। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। चलो भाई, ये हो गया। तथा 100 मीटर क्यूब स्थान हवा के लिए चाहिए। हवा के लिए चाहिए मतलब हवा इसमें कितना आना चाहिए? एक व्यक्ति के लिए 100 मीटर क्यूब, तो 5 व्यक्ति के लिए 500 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि शंकु की सबसे छोटी आकार होनी चाहिए। शंक्वाकार तंबू की जो तंबू है ना, सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा होगा तो 5 व्यक्ति ही सांस ले सकें इतनी हवा होगी। और एक व्यक्ति सांस कितना लेता है? 100 मीटर क्यूब। तो 5 व्यक्ति कितना सांस लेगा? 500 मीटर क्यूब। और ये हवा इतनी रही होगी। ये क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी कहता है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया है वॉल्यूम? 500 मीटर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कितना है? 80 मीटर स्क्वायर। 1/3
पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 80 मीटर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 500 मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15। हाइट इज इक्वल टू 150 बटे 8, 8 एकम 8, 70 हो गया। कितना आया? 8 अट्ठे 64, सर 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 18.75 मीटर ना इसका राइट आंसर है भाई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु का टोटल आज के में 20 क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे पूरे 25 क्वेश्चन करने का। एक शंकु का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये शंकु है, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं ना, तो कितना हो जाता है? पाई आर एल प्लस आर, ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है गोला। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर है। चलो ठीक है। उसके आधार की त्रिज्या भी समान है, त्रिज्या भी सेम है, ठीक है। तब शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करें। शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात, चलो देखते हैं। पहले फिगर 1 बना लेते हैं। ये ऐसा है और ये गोला ऐसा है। अब देखना ध्यान से, चलो ये ना रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ से लेके ऐसी। रेडियस तो ऊपर भी होगी, रेडियस तो नीचे भी होगी। अब देखो ये आर है और ये भी आर है, आर है, ठीक है। उनके पृष्ठ के क्षेत्रफल समान है, पृष्ठ के क्षेत्रफल समान है और आधार की त्रिज्या भी समान है। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या भी समान है, ठीक बात है। तब शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में अनुपात। तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, एल प्लस आर इज इक्वल टू आर, 4r, ये 4 और r। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 3r नहीं आ गई एल की वैल्यू, या फिर l बाई आर कितना आ गया? L बाई आर कितना आ गया? r इधर ले आते हैं 1। L बाई आर इज इक्वल टू 3/1, मतलब L की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 1 है। अब देखो ये H होता है, ये L, ये R की वैल्यू 1। L का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू 3, 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस H स्क्वायर, 9 में से 1 चला गया 8 H स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये √8, H की वैल्यू √8। चलो तब शंकु की त्रिज्या और इसकी, शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या 1 है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या तो 1 है, ऊंचाई √8। √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, ये नहीं लिख सकते, तो 1:2 कॉमन, 2 बाहर निकल आएगा, 4 में से 2 बाहर निकल आया, 1:2 √2। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हम हर जो भी आपको टॉपिक सेशन करा रहे हैं ना, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D और 3D के क्वेश्चन ज़्यादा हों। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।